नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेरम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ROA की श्रृंखला के अंतर्गत GS वर्ड कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा ROA 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 5 जिसमें जनरल साइंस और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ उतना ही ज्ञान आपको देंगे जितना कि इस पेपर की डिमांड है, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ ही आप सब लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप GS वर्ड कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए किलो कैलोरी, ऑप्शन बी किलो जूल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी कैलोरी। तो फ्रेंड्स जो इसमें ऊष्मा की इकाई नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी वाट। क्यों? क्योंकि वाट जो है ये किसकी इकाई है? तो अगर हम बात करें तो ये शक्ति की इकाई है, शक्ति मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी का अन्य सभी का ऊष्मा की इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है, चाहे वो किलो कैलोरी हो, किलो जूल हो और या फिर कैलोरी हो। ओके, और वाट का मतलब होता है वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। ठीक है, सूची 1 है और ये सूची 2 है। सूची 1 में है तो चलिए हम देखते हैं। सूची 1 में फेरोमीटर। तो फेरोमीटर का जो उपयोग है वह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, और बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। ओके, और जो हाइग्रोमीटर है इसका उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, और एनीमोमीटर का उपयोग जो है वायु को वेग मापने के लिए ये किया जाता है। तो हमारा जो सही कोड बनेगा वह बनेगा A का 4 B का 2 A का 4 B का 1 C का 2, A का 4 B का 1 C का A का 4 B का 1, और जो C का है वह C का 1 होगा, C का 2 होगा। A का 4 B का 2, A का 4 B का 2, तो इसमें तो है A का 4 B का 2, ये से नहीं होगा। A का 4 इसका जो बनेगा A का 4 B का 1 बनेगा, A का 4 B का 1 C का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर B, यानी A का 4 B का 1 C का 2 D का 3। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, हालांकि थोड़ा गले में खराश सी है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन नंबर है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा यह बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, ऑप्शन बी कुछ पहले गिरेगी, एक पहले गिरी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी है कुछ अंतराल में गिरेंगी, ऑप्शन डी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद जो है वो पहले गिर जाएगी। क्यों गिरेगी ऐसा हम देख लेते हैं कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई पर गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और तथा लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में पहुंचेगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो बताना है कि क्यों निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायु दाब में कमी वृद्धि के कारण, ऑप्शन बी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी
वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब में कमी के कारण। ओके, यानी कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। ओके, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर जो बाह्य वायुमंडलीय दबाव है वह पेन के अंदर स्याही के दबाव के साम्य का भंग हो जाता है, यानी कि वो उसके बराबर नहीं रह पाता है। पेन के अंदर जो स्याही का दबाव अधिक होने के कारण ये बाहर की ओर निकलने लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व, ऑप्शन बी कम वेग, ऑप्शन सी कम दाब, ऑप्शन डी कम ताप। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कम घनत्व। यानी बादलों का वायुमंडल में तैरने का जो कारण है वह उनका कम घनत्व है। ओके, यानी कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों पर परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को हम लोग बादल कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना कि एक को कथन ए और कारण को आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए है हमारा, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। हमारा कारण है इसका कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हमारे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो देखते हैं, तो हमारा कारण तो हमारा बिल्कुल सही लग रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, यह सही है। लेकिन जो यह है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ गलत होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, कम ओजस्वी होता है। ओके, तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वह होगा ए गलत है और आर सही है। तो देखते हैं कौन सा इसमें स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट होगा उसी के हिसाब से सही हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी में है, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो हम 7 देखते हैं कि 7 में क्या है। चलिए, कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल क्या होता है। ऑप्शन ए, बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन बी, बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी पर उतरने से रोकते हैं। ऑप्शन सी, बादल ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। ऑप्शन डी है, बादल वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो 8 देखते हैं कि 8 में क्या है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, वेग और आवृत्ति। ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य और वेग। ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग। तो जो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य और वेग। यानी कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य वेग बदल जाता है। यानी उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है वह उसकी समान रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए, एक्स किरण है। ऑप्शन बी, दृश्य प्रकाश। ऑप्शन सी, रेडियो तरंग है। ऑप्शन डी, अवरक्त विकिरण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंग है। ओके,
यानी कि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा विकिरणों का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें कि कैसे कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होगा वह रेडियो तरंग है, फिर उसके बाद में माइक्रोवेव आएगा, और उसके बाद में अतिरिक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण सॉरी, फिर उसके बाद में दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरण है, और सबसे कम जो है वह गामा किरणों का होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हम देखते हैं 10 में क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है। ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है लेंस का नभ्यंतर अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, इसका में जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, जबकि इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, और बाकी के स्टेटमेंट सही है, यानी कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है, और जबकि निकट के पिंडों को स्पष्टता नहीं देख सकता है, क्योंकि निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के पीछे बनता है और लेंस का अभ्यंतर इसमें अधिक होता है। ओके, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। चलिए देखते हैं 11 नंबर में क्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण है इसका बर्फ पिघलने के कारण पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है और जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें का जो कूट है और ये सही उत्तर है वो देखते हैं कि कूट इसको क्या कह रहे हैं और कथन कारण सही है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, और ऑप्शन बी में है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ओके, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है और जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि क्या अंतर होता है, अंतर बताना है। ऑप्शन ए नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। ऑप्शन सी नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। ऑप्शन डी है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो है जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वह नियंत्रित होती है। ओके, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर और जबकि नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें नाभिकीय बम में जो अभिक्रिया होती है वह अनियंत्रित होती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय जो है विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन सी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी
दोनों वायु की गति नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। यह गलत है। कैसे गलत है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता को तो नियंत्रित कर सकता है, परंतु जो एयर कूलर है ना वह नहीं नियंत्रित करता आर्द्रता को। ओके, इस वजह से गलत हो जाएगा। जबकि हमारे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध शक्ति उच्च गलनांक, और ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है वह है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ओके, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज वाला जो तार है ना वह गल जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ वैज्ञानिक है और दूसरी तरफ आविष्कारक, उनके आविष्कार हैं जो। ओके, जैसे कि एडवर्ड जो जेनर है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इन्होंने चेचक के टीका की आविष्कार किया था। ओके, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है उन्होंने क्या बनाया था? अगर जो बात करें तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और थियोडोर एच मैनन ने जो है वह क्या बनाया था? ये लेजर का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने यह डायनामाइट का आविष्कार किया था। ओके, तो यानी कि हमारा जो सही कूट बनेगा वह बनेगा ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, यानी कि हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें तो नहीं आएगा। ओके, तो ए का 2 बी का 1 और सी का 4, ए का 2 बी का 1 सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या? ऑप्शन है जिनका परमाणु भार भिन्न है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन बी जिनका परमाणु भार समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन सी जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, हम 18 की तरफ पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए दूध से दही बनना, ऑप्शन बी मोमबत्ती के जलना, ऑप्शन सी पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे कि भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन वह है कि अगर एक बार कोई चीज़ बदल जाए तो उसको पुनः उसी स्थिति में प्राप्त कर लिया जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें जो है ना, एक बार अगर कोई चीज़ अवस्था बदल गई तो वह अवस्था में पुनः पहली वाली अवस्था में नहीं आ सकता। ओके, यानी कि अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय जो होती है वही चीज़ होती है, वैसे समझ लीजिए। जैसे कि दूध से दही बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। ओके, लेकिन हाँ दूध से दही बन जाएगा। मोमबत्ती के जलना यह भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया। 19 में देखते हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, यानी भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। ओके, अगर हम देखें कि इसके द्रव्यमान का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो ऑक्सीजन का लगभग 46% है। ओके, तो और अगर हम तत्व की बात करें कि ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वह है हाइड्रोजन है।
ओके, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए जस्ता एवं तांबा का, ऑप्शन सी बी सीसा एवं जस्ता का, ऑप्शन सी जस्ता एवं पारा का, ऑप्शन डी तांबा एवं टिन का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्ता और पारा का जो मिश्रण है वह अमलगम धातु है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन ए ठोस जल, ऑप्शन बी निर्जलित बर्फ, ऑप्शन सी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग जो है हम करते हैं आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। किसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन तथा नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा ऑर्गन। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा हीलियम, यानी कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी जो क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं वह ऑक्सीजन और हीलियम है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हम 23 की तरफ पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि फल पकाने के लिए, यानी फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, हम 24 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये कथन है और उसमें बताना कौन कौन से सही है। पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन एक टेफ्लॉन बहुलक है, पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन बहुलक है, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट है कि नियोप्रीन है वह संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। सेकेंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। और अगला देखते हैं कि जो प्राकृतिक रबर है ये क्लोरीन प्रीन है, जो प्राकृतिक रबर है, तो फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि जो प्राकृतिक रबर है ना वह आइसोप्रीन का बहुलक है। ओके, और जो रबर के जो वृक्ष से लैक्टिक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमारा चौथा नहीं होगा। यानी जहाँ जहाँ पर हमारे सही बताना है तो जहाँ जहाँ पर 4 है वो नहीं होगा। ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा और ऑप्शन डी भी कट जाएगा, यानी जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस है, किसमें बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, अगर हम बात करें कि मीथेन जो है वो 50 से लेकर के 75% तक पाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। ओके, 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 है हमारा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं कथन और कारण क्या है। कथन है हमारा कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक जो है मीथेन है। ओके, मीथेन होता है। तो फ्रेंड्स
ये तो हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि मीथेन नहीं होता है। जो जो एलपीजी का जो प्रमुख घटक होता है वह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये कथन तो गलत हो गया। सेकेंड है हमारा कारण कि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो फ्रेंड्स कारण तो सही है, कथन गलत है, कारण सही है। तो हमारा सही कथन चूज करना है, तो हमारा जो बनेगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा। हम 27 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित है, ये बताना है कि सुमेलित कौन सा है। ओके, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसको क्या बोलते हैं, ये हार्न सिल्वर होता है, ना कि कृत्रिम वर्षा। और सिल्वर जो आयोडाइड है यह होती है कृत्रिम वर्षा। ओके, और जिंक फॉस्फाइड है जो, या जिंक जो फॉस्फाइड है वह चूहे का विष है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जिंक सल्फाइड जो है, जो कि दिया हुआ है फिलॉसफर उनका, तो ये गलत है, क्योंकि जो फिलॉसफर उनका होता है वह होता है जिंक ऑक्साइड होता है, न कि जिंक सल्फाइड। और ये भी गलत होगा क्योंकि ये उल्टे मैच है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनकों के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुष्क सेल यानी बैटरी में जो विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है वह है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। इन जो भविष्य की धातु है ना उसे टाइटेनियम को कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो है स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत होती है। ओके, और यह जो है काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। ओके, इसी कारण से भविष्य की धातु भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा जिंक चूर्ण का, ऑप्शन बी निकिल का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी तांबे का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी निकिल का, यानी कि निकिल का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और बताना है इसमें कि उपयुक्त उदाहरण कौन से उपयुक्त में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ओके, यह भी बताना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और कौन नहीं है। यानी कि देखते हैं, गर्मियों के समय में रेगिस्तान में मरीचिके का बनना, ये तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, अगला देखते हैं कि प्रकाश में हीरे का चमकना, तो यह भी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना, तो फ्रेंड्स यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यह किसका है, तो यह है अपवर्तन के कारण होता है। क्या, यह जो रात्रि के समय में जो तारे टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, न कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और नेक्स्ट है हमारा विद्युत में मेडिकल व विद्युत सिग्नलों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का बढ़ता उपयोग, तो यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। यानी कि हमारा जो सही होगा वह होगा 1, 2 और 4, तीसरा नहीं। तो देखते हैं हमारा 1, 2 और 4, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, तो हम 32 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन कि 32 नंबर में क्या है हमारे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, यह बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए द्रव का ताप बढ़ाने पर
उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जिन द्रवों के अणुओं के बीच संसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है हमारा। थर्ड है, केस नली में द्रव का चढ़ना या उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि जो द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली जो तरंगें हैं ना, वह अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं। ओके, जबकि द्रवों को भीतर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वह अनुप्रस्थ नहीं, बल्कि वह कौन सी होती है, वह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओके, ये बताना है। देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि ऑप्शन ए में है, फूलों की खेती को मतलब क्या कहते हैं। तो देखा जाए कि जो फूलों की खेती है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहेंगे। नहीं, हम फ्लोरिकल्चर फूलों की जो हमारी खेती है ना उसी के अंतर्गत आती है, यानी कि फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। सब्जी की खेती को हम क्या कहते हैं, तो अगर हम बात करें कि सब्जी की खेती को हम लोग ऑलरिकल्चर कहते हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर। ओके, और जो हॉर्टिकल्चर को हम क्या कहते हैं, बागवानी कहते हैं। ओके, और जो कि सब्जियों की खेती की बात कर रहे हैं ना भाई, तो सब्जियों की खेती को हम हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, सब्जियों की खेती को हम कहते हैं ऑलरिकल्चर। ओके, और जबकि हॉर्टिकल्चर को हम क्या कहते हैं, बागवानी की एक कृषि कहते हैं। और फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और जो फसलों की खेती है वह क्या कहलाती है कि क्या, एग्रोनॉमी। ओके, यानी हमारा जो सही नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए ड्यूगो डी ब्रीड ने, ऑप्शन बी हैक्सले ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी लैमार्क ने। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन ड्यूगो डी ब्रीज ने किया था। ओके, और इनके अनुसार क्या था कि नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा वंशानुगत विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति के पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी खटमल। तो जो कीट नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, जबकि घरेलू पक्षी मच्छर और खटमल जो है ये कीट है। ओके, आगे चलते हैं। और जो अगर हम बात करें कि मकड़ी को, तो मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है इसकी, क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? जो संग्रह अंग है वह तना नहीं है। ऑप्शन ए शकरकंद का, ऑप्शन बी अदरक का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी गन्ना का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो संग्रह अंग जो है तना नहीं है पादपों में वह शकरकंद का, और जबकि अदरक का, आलू का और गन्ना का जो संग्रह केंद्र होता है वह तना होता है। और जबकि शकरकंद की बात करें तो शकरकंद का जो संग्रह केंद्र है अंग है वह जड़ है, न कि उसका तना। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, देखते हैं। कथन है हमारा कि कथन ए है, मतलब कि कथन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है हमारा। मरुस्थलीय पौधों की लंबी जो है ये जो काफ़ी लंबी होती हैं। और क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि वो पानी की खोज के लिए बहुत लंबी दूर तक निकल जाती हैं, इसलिए ये सही है। सेकेंड है हमारा कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है।
तो फ्रेंड्स यह गलत है कि मृदा का तापमान जो है जल प्रकाश को प्रोत्साहित करेगा। ये बड़ा नॉनसेंस सा है कि वो नहीं कर सकता। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि सेब के फर में लाली का जो एक लाली होती है ना, उसका कारण क्या है? इसका जो कारण है ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन, सेब की लाली का कारण होता है। ओके, और अगर हम बात करें कैरोटीन, तो कैरोटीन जो है, कैरोटीन है ना जो, ये गाजर में लाल और नारंगी रंग के वर्णक के कारण होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ऑप्शन ए तितली में, ऑप्शन बी चीता में, ऑप्शन सी छिपकली में, ऑप्शन डी मेढक में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, जबकि तितली, चीता और मेढक में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी लिपिड से और ऑप्शन डी ए और सी दोनों से। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना वह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ओके, आगे चले हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। इन जो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन होता है। ओके, अगर हम बात करें कि कितना पाया जाता है तो ऑक्सीजन लगभग मानव शरीर में 65% पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि अब इसमें भी बताना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 तरफ अस्थियाँ हैं और सूची 2 में है नाम। सूची 1 में अस्थियाँ और सूची 2 में नाम, कौन किसके नाम है। ठीक है, अब जैसे कि शोल्डर जो ब्लेड है, ये शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन भी है, इसको हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, उसका नाम जो है क्या है वह है स्कैपुला है। और जो नी कैप है उसका नाम क्या है? पटेला है। और जो ब्रेस्ट बोन है उसका नाम स्टर्नम है। और जो कॉलर बोन है उसका नाम जो है क्लेविकुला है। ओके, तो यानी इस तरह हमारा जो बनेगा, यानी कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। और तो देखते हैं हमारा कौन सा मैच होगा। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, यानी ए और बी में होगा। तो सी का क्या है? सी का 2, ए का 3 बी का 4, सी का 2 डी का 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी बदलता रहता है, ऑप्शन डी उतना ही रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, यानी कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब जो वह बढ़ जाता है। ओके, और अगर हम बात करें कि रक्त दाब को किससे यंत्र से मापते हैं, तो जो उसका मापने का यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसका नाम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है क्या है? ऑप्शन ए साल्विनिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन डी राइजोबियम। तो फ्रेंड्स वह है, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? वह अजोला है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, 45 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 45 कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है हमारा
मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें सही है कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल निभाता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि यकृत, कारण है इसका, यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि यकृत जो है वसा, किसी भी टाइप के वसापाचक जो एंजाइम है यह उत्पन्न नहीं करता है। ओके, इसलिए कारण तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो कथन और कारण में से एक ही सही है, कथन सही है, कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, 46 नंबर का है कि स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह है, क्या है, कौन है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी घोड़ा। तो फ्रेंड्स उसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी ऊंट। यानी स्तनधारियों में एकमात्र जीव, उसका जो बताते हैं हम कि स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह कौन है? वह ऊंट है। ठीक है, एकमात्र ऐसा प्राणी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है कि निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी चिंपैंजी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी हाथी का। यानी कि हाथी का गर्भकाल जो है वह सर्वाधिक होता है। कितना होता है कि यह लगभग 600 से 610 दिन तक का होता है। और अगर हम चीता के गर्भकाल की बात करें तो चीता का जो गर्भकाल है वह 90 से 95 दिन का होता है। और जिराफ का जो गर्भकाल होता है वह होता है 450 से 465 दिन का होता है। और चिंपैंजी का जो गर्भकाल है वह 230 से 240 दिन तक का होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण वायरस नहीं है, या वायरस है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी लेप्रोसी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी खसरा। ओके, क्योंकि खसरा का जो रोग का कारण जो है वह वायरस होता है, जबकि सिफिलिस, डिप्थीरिया तथा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का कारण जो है जीवाणु होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यकृत। यानी कि पीलिया से जो दुष्प्रभावित होता है वह है यकृत। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। 50 देखते हैं कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? यानी उसके ऑप्शन ए पुत्रों में, ऑप्शन बी पुत्रियों में, ऑप्शन सी पुत्रों के पुत्रों में, ऑप्शन डी पुत्रियों के पुत्रों में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक वर्णांध जो पुरुष है एक सामान्य महिला से विवाह करता है और वर्णांधता के जो लक्षण है ना वह उसके पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देंगे। ठीक है, उत्पन्न होंगे यानी कि। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। देखते हैं 51 में क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, चलिए सूची 1 को और एक तरफ, जिसमें सूची 1 में दिया हुआ हमारे विटामिन और सूची 2 में उनके नाम दिए हुए हैं। ओके, देखते हैं। जैसे विटामिन B1 का नाम जो है वह थायमिन होता है। ओके, और जो विटामिन B6 का जो है वह उसका रासायनिक नाम होता है पायरिटॉक्सिन। और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन K का नाम होता है फ्लोक्विनोन। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें कौन सा कोड बनेगा। यानी कि A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, तो हमारा A का 3 B का 4 इसमें है, A वाले में, और D वाले में भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A का 3 B का 4
सी का 1 और डी का 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, यानी विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है। ओके, क्योंकि त्वचा को सुंदर व स्वस्थ बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। ओके, आगे चलते हैं और या फिर हम बात करें कि यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यह जो है अंकुरित दालों में, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में पाया जाता है अधिकतर से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है कि पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है क्या? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, यानी कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में जो शामिल नहीं है वह कैल्शियम है। और कौन कौन से शामिल है अगर हम बात करें तो उसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जबकि अगर हम बात करें कैल्शियम के तो ये कैल्शियम जो है इस सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता में शामिल होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, तो हम देखते हैं 54 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी एवं लाल, ऑप्शन बी हरा एवं लाल, ऑप्शन सी नीला एवं लाल, ऑप्शन डी पीला एवं हरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी नीला एवं लाल, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा नीले एवं लाल रंग के प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है कहाँ से? ऑप्शन ए घास से, ऑप्शन बी वृक्षों से, ऑप्शन सी धान के खेतों से, ऑप्शन डी शैवालों से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी शैवालों से सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की उत्पादन होता है ऑक्सीजन का। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ओके, देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे कि नियोसिन को पेलेग्रा सही है, टोकोफेरॉल बंधता ये भी सही है, और जो साइनोकोबालामिन यह घातक रक्ताल्पता है, और जो पायरिडॉक्सिन है इसमें क्या है कि बेरी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही सम्मिलित नहीं होगा वह होगा ये वाला, सिर्फ और सिर्फ पायरिडॉक्सिन बेरी से सही सम्मिलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेरी नहीं होता, इससे मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। एक तरफ बीमारियां हैं और एक तरफ ये रासायनिक नाम दिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि नियोसिन को जो है हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं। ओके, जिसकी कमी से पेलेग्रा अथवा चर्मदाह रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, जो टोकोफेरॉल है उसको हम क्या कहते हैं कि विटामिन ई के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कमी से बंधता या नपुंसकता का शिकार हो जाता है व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन, इसको हम क्या कहते हैं विटामिन B12 कहते हैं, और इसकी कमी से जो है घातक रक्ताल्पता हो जाती है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन, इसको हम विटामिन B6 कहते हैं, और इसकी कमी से व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है, जबकि यहाँ पर बेरी लिखा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा इस कथन नंबर 4 है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही होगा कि कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है कि प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह है क्या है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी क्वासियोरकर, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी पोलियो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी क्वासियोरकर। ओके,
यानी कि प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग के शिकार हो जाते हैं वह क्वासियोरका रहता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है कि फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जोड़ों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि इमली का है, जो खाने वाला भाग होता है वह मध्यवित्तीय फल खाते हैं, ये तो सही है। और गेहूं में भी भ्रूणपोष या भ्रूण को खाते हैं, ये भी सही है। ओके, नारियल में क्या बोलता है कि इसमें भित्ति वाला मध्यवित्तीय फल भित्ति खाते हैं, तो फ्रेंड्स ये गलत होता है, क्योंकि इसको जो खाने वाला भाग होता है वह भ्रूणपोष होता है, ना कि फल भित्ति होती है। तो ये तो गलत हो गया नारियल का। और जो पपीता में है, जो पपीता का जो खाते हैं वह मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी ये भी सही है। तो इसमें बताना था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा कि विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं एवं उनके जनक का कौन सा युग्म असंगत है। ओके, ये बताना है, देखते हैं। एक तरफ जनक है, एक तरफ विज्ञान की शाखाएं हैं। जैसे इम्यूनोलॉजी की शाखा की जो जनक है जो एडवर्ड जेनर है, ये बिल्कुल सही है। जो टैक्सोनॉमी के जो जनक है वह है कैरोस लीनियस, ये भी सही है। और थर्ड है हमारा बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक है वह है लीवेनहॉक है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि एम्ब्रायोलॉजी के जो जनक है वह कौन है, ये एजे बटलर दिया हुआ है, ये नहीं है। कौन है इनके जनक, एम्ब्रायोलॉजी है, इसके जनक जो है ये वॉन बेयर है। ओके, और अगर हम बात करें एजे बटलर, तो एजे बटलर जो है इनको पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। तो 60 नंबर का देखते हैं कि 60 नंबर में क्या है। इसे बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह यानी पावर हाउस भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों, क्योंकि जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों को छोड़कर सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी जीवाणु और नीलहरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है 1 से 3 लाख के बीच होती है, फ्रेंड्स ये भी सही है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर, जो हमारा गलत होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए एथिलीन है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही है वह होगा ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, यानी कि जिब्रेलिन जो पादप हार्मोन है ये पौधों की मतलब जो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ओके, और इसकी जो खोज है, इसकी खोज जो की थी एलजी कुरोसावा ने 1926 में किया था। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। तो जो 62 है तो बताना है कि ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है किससे। ऑप्शन ए ईईजी से, ऑप्शन बी ईईसी से, ऑप्शन सी ईएमजी से, ऑप्शन डी ईसीजी से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रेन की बीमारी की पहचान जो है ईईजी से की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलॉग्राफ, यानी कि विद्युत मस्तिष्क लेख भी जिसे बोलते हैं। इससे मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है, जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर या मस्तिष्क टीबी। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है कि एलिसा परीक्षण
यानी एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स की पहचान के लिए, ऑप्शन बी क्षय रोग की पहचान के लिए, ऑप्शन सी मधुमेह की पहचान के लिए, और ऑप्शन डी टाइफाइड की पहचान के लिए। तो फ्रेंड्स एलिसा का जो परीक्षण है ये किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्राणों में एक सामान्य रोग है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। वह है ऑप्शन नंबर कथन 1 है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, यह तो सही है। सेकंड है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, तो फ्रेंड्स ये नहीं है। और हमारा जो तीसरा है कि रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, यह भी सही है, मधुमेह से संबंधित है। और फोर्थ है हमारा रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, तो यह नहीं है। यानी जो हमारा सही है जो मधुमेह से संबंधित है वह है मतलब 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो भी सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 3 ये मधुमेह से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है क्या? ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टि वैमस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो जो रोग कहा जाएगा वह होगा मोतियाबिंद। ओके, और इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि में दूर की वस्तु में धुंधली दिखाई देती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी मैलियस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज। ओके, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेपीज होती है। ओके, और यह कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ओके, और जबकि मानव की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह कौन सी है? वह हड्डी फीमर होती है और जो जांघ में पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है कि मनुष्य के शरीर में का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा, यानी मनुष्य के जो शरीर का तापमान है वह फेफड़ा करता है। ओके, नियंत्रण जो है वो फेफड़ा करता है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। देखते हैं अगला कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी दूध। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए मूंगफली में, यानी कि मूंगफली में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि सोयाबीन, अंडा और दूध में ये उपस्थित होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 होगा। देखते हैं 69 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए पार्थक्य, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वर्ण। तो फ्रेंड्स इसमें जो सर्वाधिक है वह है ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन, यानी कि एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है वह है उत्परिवर्तन। ओके, और उत्परिवर्तन से क्या होता है कि उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी फफूंदी के द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी
विषाणु के द्वारा, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो है वह विषाणु के द्वारा होता है, और यह जो रेबीज का पुराना नाम है। ओके, और रेबीज मतलब रेबीज जो है विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, और जिसमें पानी से डरने की प्रक्रिया को ही हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। 71 में नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा। ऑप्शन बी टिटनेस, डिप्थीरिया और खसरा। ऑप्शन सी कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन डी टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ओके, यानी कि नवजात शिशु को जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है वह कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, देखते हैं कथन और कारण में क्या सही होगा। कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कि क्वेश्चन नंबर 72 है। ओके, देखते हैं कि कथन एक है हमारा, कथन ए है हमारा कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, अभिक्रियाशील होते हैं। और कारण है कि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध नहीं होता है, इसमें दोहरे आबंध होते हैं। ओके, तो इस वजह से हमारा कारण तो गलत हो गया, तो हमारा कथन ही सही है, यानी हमारा जो कथन सही है ये सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ये सिर्फ इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थायराइड ग्रंथि है। ओके, और जबकि जो दुग्ध ग्रंथि हो गई और अश्रु ग्रंथि हो गई और अग्नाशय ग्रंथि हो गई, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये कौन सी है? ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। ओके, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वह क्या होती हैं कि कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं, वह अग्नाशय थायराइड होती है। ओके, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो ग्रंथियाँ हैं वह ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, केवल 4। ओके, और बाकी की ये तीनों बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं में थ्रोम्बिन का संबंध है किससे? है ऑप्शन ए उत्सर्जन से, ऑप्शन बी वृद्धि से, ऑप्शन सी रक्त जमाव से, ऑप्शन डी प्रजनन से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रक्त जमाव से। ओके, जो थ्रोम्बिन है यह एक सेरीन प्रोटीन है। यह रक्त बहाव के समय रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त बहाव की गति धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ओके, ऑप्शन ए टाइलिन, तो ये तो पाचक एंजाइम है। पेप्सिन, यह भी पाचक एंजाइम है। और जो ट्रिप्सिन है यह भी पाचक एंजाइम है। और जबकि जो गैस्ट्रिन है यह पाचक एंजाइम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है कि मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए पत्ती से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी फूल से, ऑप्शन डी फल से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फल से। जो मॉर्फिन है यह पोस्त के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। और पोस्त एक आवृत्त बीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है।
और मॉर्फिन का जो उपयोग है दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, और मॉर्फिन का जो सीधा प्रभाव है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कोड चुनना है। ओके, सूची 1 में अणु और सूची 2 में उपस्थित तत्व। तो देखते हैं कौन सी सूची किसके साथ सम्मिलित है। जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B12 कोबाल्ट से संबंधित है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। और जो क्लोरोफिल है इसमें क्या होता है, इसमें तो मैग्नीशियम होता है। और चैकोपायराइट, जो चैल्कोपायराइट है इसमें क्या होता है, यह तांबा होता है यानी कॉपर। और जो हीमोग्लोबिन है इसमें लोहा होता है। तो हमारा जो बनेगा यानी कि A का 3 B का 1, तो हमारा जो बनेगा A का 3 B का 1 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है, A का 3 B का 1, C का 2 D का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गंधक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, यह उसके नियंत्रण के लिए आवश्यक है। ओके, और जो यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियाँ इत्यादि में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। हम 79 की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला जो रोग है वह कौन सा है। ऑप्शन ए हृदयाघात, ऑप्शन बी यक्ष्मा यानी TB, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए हृदयाघात, जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा मौतें दिल की बीमारी से हुई है। ओके, और WHO की रिपोर्ट के अनुसार हार्ट की बीमारी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मौतें किसी बीमारी से हुई हैं तो वह है सांस से जुड़ी बीमारियां। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है कि क्वेश्चन नंबर 80 में है कि मंकी पॉक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है यानी सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में कांगो में दर्ज हुआ, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। सेकंड है मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है, इसके गंभीर होने पर निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यह भी सही है। सेकंड हमारा वर्तमान में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, तो यह भी सही है कि वर्तमान में कोई इलाज नहीं है। फोर्थ है हमारा कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में एक व्यक्ति में मिला जो ब्रिटेन से आया था, तो फ्रेंड्स यह गलत है। यह तो सही है कि मंकी पॉक्स के जो हुआ था तो जो केरल में मिला था, ठीक है, लेकिन जो कि ब्रिटेन से नहीं आया था, कहाँ से आया था, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से आया था। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है और हमें बताना था कौन सा असत्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, तो 81 की तरफ देखते हैं। कोरोना के लिए देश की ही विकसित पहली नेजल वैक्सीन जिसे सितंबर 2022 में DGCI ने अनुमति प्रदान की है का निर्माण किया गया है, किसने किया है। ऑप्शन ए भारत बायोटेक ने, ऑप्शन बी कैंडिला ने, ऑप्शन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक ने, यानी कि कोरोना के लिए देश में ही विकसित पहली नेजल जो वैक्सीन है उसको भारत बायोटेक ने निर्माण किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश, ऑप्शन सी पानी, उचित तापमान,
ऑक्सीजन। ऑप्शन डी मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त जो परिस्थितियाँ हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बीज के अंकुरण के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं वह पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन के। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है कि कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को विनिष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है कहाँ से? ऑप्शन ए पौधे से, ऑप्शन बी कीट से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी विषाणु से। तो फ्रेंड्स यह जो लिया गया है यह लिया गया है जीवाणु से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। हम 84 की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं अपना 84 में क्या क्वेश्चन है। तो 84 में बताना है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। कि कथन एक है हमारा कि गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए। तो बिल्कुल सही है। इसका कारण है कि इसका चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। तो ये कारण भी सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। ओके, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन, ऑप्शन बी ट्रांसजेनी फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी खाने योग्य चीज़ों का उत्पादन और ऑप्शन डी क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसका क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन जो है यह ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है। ओके, और जो क्लोन का तात्पर्य होता है वह होता प्रतिरूप होता है। ओके, और जबकि ये सभी संभव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में से किसका प्रयोग होता है? निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड का, ऑप्शन बी प्लास्टिड का, ऑप्शन सी राइबोसोम का, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड का, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। तो चलिए हम 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, कथन ए है हमारा वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं ऐसा। सेकेंड है हमारा कि कारण है कि डीएनए के अणुओं को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर तोड़ा जा सकता है। तो हमारा कारण भी सही है और कारण जो होगा कथन की व्याख्या भी करता है। इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा कि यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? क्या? ऑप्शन ए हार्मोनी रूपांतरण, ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी हार्मोनी प्रजनन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन प्रजनन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेगा उसको। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है कि अपरूपांतरण यानी मेटास्टैटिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन ए रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या
अंगों तक फैलती हैं। ऑप्शन बी, औषधियों के प्रमाण में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। ऑप्शन सी, कोशिका नाभिकों में गुणसूत्र एनोफ्रोज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होता है। ऑप्शन डी, कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 देखते हैं कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या करते हैं। ऑप्शन ए, त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जाता है। ऑप्शन बी, पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। ऑप्शन सी, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। और ऑप्शन डी, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 15% यानी उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था। ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रथम समाजवादी अभिनव मंडल विद्यालय खोला गया था। और यह कब खोला गया, तो यह 2016 में खोला गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी फैजाबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी कानपुर में है, यानी कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वह कानपुर में अवस्थित है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उत्पाद है। ओके, ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी का नक्काशीदार काष्ठ शिल्प दिया है। ओके, जबकि ये नक्काशीदार काष्ठ शिल्प जो है ये लखीमपुर खीरी में नहीं बल्कि सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर और बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर जैसे शहरों में है, न कि लखीमपुर खीरी में नहीं है। नेक्स्ट है खुर्जा। खुर्जा में जो उत्पाद है वह मृत्तिका शिल्प, बिल्कुल सही है। मेरठ में खेलकूद के सामान मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और जलेसर में ढलवा घंटियाँ पाई जाती हैं या मिलती हैं। ओके, तो यानी कि हमारा जो सही सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कहाँ है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। क्यों, अगर हम बात करें कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1887 में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी यानी बनारस जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ओके, और अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो मेरठ में, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ओके, और जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। जो सबसे पुराना हुआ हमारा हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1787 में स्थापना हुई जिसके। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो एक तरफ वो दिए हुए हैं इस शहर है और एक तरफ दिए उनके यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है। जैसे कन्नौज है, कन्नौज में इत्र और तेल दिया हुआ, यह प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है।
मिर्ज़ापुर में कालीने प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन प्रचलित हैं, बिल्कुल सही है। आगरा में का चाकू तथा कैंची दिया हुआ है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि चाकू और कैंची के लिए जो प्रसिद्ध है ना, वह आगरा नहीं है बल्कि अलीगढ़ है। अलीगढ़ और मेरठ है, ठीक है, आगरा नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही हमारा सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में है, देखते हैं क्या है। वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी है संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत। ऑप्शन डी है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवरोही क्रम में बताएंगे अगर तो वाराणसी आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा बागपत और फिर आएगा संत रविदास नगर। ओके, अगर हम इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो जो वाराणसी है इसका है 1535 वर्ग किलोमीटर, 1535 वर्ग किलोमीटर है। और गौतम बुद्ध नगर है, यह है 1442 वर्ग किलोमीटर है। और बागपत की बात करें तो बागपत 1321 वर्ग किलोमीटर। और संत रविदास नगर है लगभग 1055 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है हमारा, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। ओके, तो ये तो सही है। सेकंड है, कारण है नहीं हमारा, महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, यह भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी में कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, ये एक तरफ से हमारी जनजातियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ शहर दिए हुए हैं। ठीक है, बताना कौन सी जनजाति कहाँ नहीं पाई जाएगी या कहाँ पाई जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करें सीधे कि हमारी जो भोटिया जनजाति है वो दिया हुआ बाराबंकी, क्या बोरीबंकी बाराबंकी में भोटिया जनजाति पाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भोटिया जो जनजाति है ना, ये बाराबंकी में नहीं पाई जाएगी। ओके, बुक्सा जो है, बुक्सा बिजनौर में पाई जाएगी, ये बिल्कुल सही है कि बिजनौर में पाई जाएगी। और जो राजी है, राजी भी गोरखपुर में नहीं पाई जाएगी। जो थारू है, थारू भी बांदा में नहीं पाई जाएगी। ओके, यानी कि जो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इन बुक्सा बिजनौर में ही पाई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ओके, यह बताना। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी TN सिंह, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी राम नरेश यादव। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं वह है ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद स्वामी जी, बाकी के ये तीनों रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है ये विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सेकंड है नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, ये दिया है तो ये गलत है, क्योंकि जो है ये जो नौचंदी मेला है ये गलत नहीं बल्कि सही है, क्योंकि ये जो है मेरठ में ही लगता है नौचंदी मेला। नेक्स्ट है भारत कला भवन, यह वाराणसी में है, यह भी सही है। ये जो चौरसिया नृत्य है गोरखपुर में होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो चौरसिया नृत्य है ये गोरखपुर का नहीं बल्कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए तांबा एवं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वह लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 तरफ में शहर दिए हुए हैं और सूची 2 में वहाँ की जो प्रसिद्धि है वो दिया हुआ है। जैसे कि ऑप्शन ए में है सोनभद्र। तो सोनभद्र किस लिए प्रसिद्ध है अगर तो बात करें तो यह होता है चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र। तो और इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और ललितपुर जो है, ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्ज़ापुर है जो, ये नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा जो सम्मेलन बनेगा वह बनेगा ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या सी होगा। ए का 4 बी का 3 और सी का 2 तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा और डी का 1। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी राप्ती। यानी जो गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा। 104 तो हो गया कि वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से है। क्या है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण। तो फ्रेंड्स जो उत्तर प्रदेश में है वह जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है वहाँ पर, और विकास प्राधिकरण भी है, और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी चारों हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। यानी कि ऑप्शन ए स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये लखनऊ में ही है। ओके, मॉडर्न बेकरीज है जो, यह कानपुर में है, बिल्कुल सही है। जो सीमेंट कारखाना है, तो फ्रेंड्स सीमेंट कारखाना जो बरेली में नहीं है बल्कि ये रायबरेली में है। ओके, और जो उर्वरक कारखाना है ये आंवला में ही है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो गलत हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, यह मेरठ दिया हुआ है जो कि मेरठ में नहीं है। ये कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। ओके, यह लखनऊ में है। और ये नेक्स्ट है पिकअप, तो ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है हमारा यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है यह कानपुर में है। ओके, तो हमारा जो सब सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है और सूची 2 में स्थान। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारी 84 गुंबद है जो, ये जालौन में है। ओके, और जो जामा मस्जिद है ये कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। और बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर में है। कामतगिरी जो पर्वत है ये चित्रकूट में है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही सुमेलन बनेगा वह बनेगा ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। तो फ्रेंड्स हमारा एक ही ऑप्शन में है, ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में है। और बी का सी का 1 डी, सी का 2 डी का 1 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को। ऑप्शन नंबर ए व्यास को, ऑप्शन बी वशिष्ठ को, ऑप्शन सी वाल्मीकि को, ऑप्शन डी भृगु को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो पर्व है वह ऋषि वेद व्यास को समर्पित है। ठीक है, और यह कब होता है? तो यह होता है हिंदू पंचांग यानी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। ओके,
बताना कौन सी नहीं है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स यही हमारी केंद्रीय सरकार की नहीं है, ये बल्कि ये राज्य सरकार की है। ओके। और जैसे कि नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, जैसे मनरेगा भी बोलते हैं, तो ये तो है केंद्र सरकार की। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ये भी हमारे केंद्र सरकार की योजना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है कि यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है तो वे संख्याएं कौन सी होंगे। तो निकालने के लिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें देखेंगे तो सभी ऑप्शन ए बी सी डी में सभी संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्याओं का योग 10 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग देखना है तो 3 का वर्ग तो 9 होगा और 7 का वर्ग 49 होगा। तो क्या 49 और 9 52 होगा। तो फ्रेंड्स 49 और 9 तो 52 नहीं होगा, क्योंकि 49 और 9 कितना हो जाएगा, 49 और 9 58 हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर हम 4 और 6 का देखें तो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, तो क्या ये होगा। तो 6 6 12, 3 1 4 1 5। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह फुलफिल करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे कि 10 से 50 के मध्य में कितनी ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जिनके स्थान बदल देने पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो हो गई हमारी 11, दूसरी हो गई हमारी कितनी 22, और तीसरी हो गई 33, और चौथी हो गई 44। ठीक है, अब इसमें भी पूछा गया है जो कि अभाज्य हो, अभाज्य संख्या 22 और 44 तो नहीं है अभाज्य। अब 33 और 11 में से कोई एक आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें कि 11 का वर्ग जो है हमारा 121 होता है। ठीक है, वही हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि 33 का वर्ग जब हम करेंगे तो इसमें यहाँ पर आएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि हमारा आएगा 9 8 9 9 18 होता है ना, 1 10 89 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उस संख्या को वर्ग बदलना है। अब इनका स्थान भी बदल देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वैसे भी देखा जाए तो जो 33 है ना, ये अभाज्य नहीं है, 3 से विभाजित हो रही है और 11 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 11 वाली संख्या 121। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है। 1/4 का मतलब कितना हो गया कि 0.05 हो गया। इससे बताना कि कौन सा बड़ा है। अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे, ये वर्ग में दिया हुआ है, अगर हम 0.25 को वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 0.0625, ये तो छोटा हो गया इससे। ओके, सेकेंड मान आएगा हमारा, इसका जो हम रूट निकालेंगे यानी कि 1/2 आएगा। 1/2 का मान होता है 0.5। ओके, ये तो बड़ा है हमारा, तो यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसका निकाला तो इसका जो हमारा सी का मान वैसे भी ये छोटा है इससे, और डी का मान अगर हमने 1/25 निकाला तो 1/25 निकलेगा 0.04। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें से 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। तो फ्रेंड्स इसमें से हम संख्याएं उठा करके रख करके देखेंगे तो ऐसी एक संख्या निकलेगी जिसमें से कि हम डायरेक्ट बताएं तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगी। कैसे कि जब भी हम इसमें 13 से भाग देंगे तो इसमें शेष पर 4 बचेगा और 17 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 115 है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 115 जो इसमें मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर बताना चाहिए था इसको कि रामपुर और दोनों ग्रामों रामपुर और श्यामपुर में जो जनसंख्या है ना ऑलरेडी कितने ही 2000 है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2000 होना चाहिए, आंसर तभी आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कहें तो हम सॉल्व करवा देते हैं कि 2000 है। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 55% है और महिला जनसंख्या 45% है। कहाँ? रामपुर में, रामपुर और श्यामपुर में। और तो बोलता है कि कि रामपुर में साक्षरता स्तर पुरुषों से
55% है, पुरुषों में 55% है, यानी कि 55% के 55% महिला पुरुष साक्षरता है, और महिलाओं में 45% महिलाएं महिलाएं वो है साक्षर है। ओके, और श्यामपुर में जो अगर बात करें तो यह है पुरुषों में 45% और महिलाओं में 55% है। तो ऐसे में बताना है, ठीक है। यानी कि हम 2000 का 55% जो पुरुष साक्षर है, सॉरी जो 55% पहले पुरुष है वह कितने हैं, तो 2000 का 55% हमारा कितना आएगा, 1100 आएगा। आप निकालने की कोशिश करिएगा, 1100 आएगा। और जो महिलाओं की संख्या है 45%, वो कितने आएगा, वह 900 आ जाएगी। ओके, ये रामपुर और श्यामपुर की जनसंख्या हो गई। अब इसमें से बताना है, इसमें से जो रामपुर में जो साक्षर पुरुष हैं ये 1100 का, ये 45% है, यानी कि 605 होगा। ओके, और जो महिला साक्षर है 900 को 45% होगा, तो 45% साक्षर है, तो ये कितनी महिलाएं होंगी, ये 405 ही महिलाएं साक्षर होंगी। ओके, और अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा कि रामपुर में कुल कितने साक्षर हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 1010 लोग साक्षर हैं टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बोला श्यामपुर में कुल महिलाएं जो साक्षर है वह 45% है, तो 900 को 45% निकालेंगे इस बार, सॉरी 55% है। श्यामपुर में जो पुरुष साक्षर है वो 45% है, तो 1100 को 45% निकलेगा ना, तो ये निकलेगा हमारा कितना 495। और महिलाएं जो 55% साक्षर था कितनी, क्या 900 का, 900 का जो 55% निकालेंगे तो ये भी हमारा 495 निकलेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 990। ओके, अब इसमें जो है यानी कि इससे क्या स्पष्ट हुआ कि रामपुर में जो साक्षरता है और जो श्यामपुर में साक्षरता है वह रामपुर की साक्षरता दर श्यामपुर से अधिक है, क्योंकि देखो ना अंतर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। साक्षरता दर अधिक है तो ये किस में आएगा, जो रामपुर की साक्षरता दर है वह श्यामपुर से उच्च है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। एक बार आप सॉल्व करिएगा जैसे जैसे बताया है, जब नहीं होगा तो बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। ओके, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है। चलिए देखते हैं 116 नंबर। अब इस अनुक्रम को देखते हैं, अनुक्रम ये दिया हुआ, लास्ट में बताना है क्या आएगा, ठीक है। जो समानता इसमें होगी वही समानता अगले वाले में भी आएगी, ठीक है। जैसे x के बाद में x से v ये कैसे आएगा कि जब हम इसमें माइनस का 2 करेंगे, और b के बाद में अगर d लाना है तो प्लस का 2 करेंगे, और z के बाद में y लाना है तो क्या माइनस का 1 करेंगे। सेम चीज़ इसमें भी कि अगर v से t पर आना है तो माइनस का 2, d से a पर आना है तो प्लस का 2, और f y से x पर जाना है तो माइनस का 1। सेम चीज़ रिपीट होंगे, इसमें भी वही आएगा कि t से r में आना है तो माइनस का 2, f से h में आना है तो प्लस का 2, और x से w में आना है तो माइनस का 1, ठीक है। यही चीज़ इसमें भी होगी कि r से -2 जो भी संख्या आएगी यानी कि p आएगी, h से प्लस का 2 j आएगा, और w से माइनस का 1 यानी कि v आएगा। तो PJV यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि 13 से 10 में आ गया, 13 10 23 हो गया, 23 11 34, 34 और 12 46, 46 और 13 46 13 59, 59 और 14 73, तो 73 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 73 और 15 88 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि प्लस और भाग तथा 2 और 4 को आपस में बदलते हुए इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारी जो नई संख्या बनेगी वह बनेगी 8 भागे 4 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 3। अब इस संख्या का मान निकालना है तो हम इस संख्या का मान तो आसानी से निकाल लेंगे। इसका मान 2 निकल आएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 नंबर का है। तो बोलता है कि ये शब्द है
इस शब्द के अंतिम 5 अक्षरों को, यानी कि पी को हटाने के बाद में जो 5 अक्षर बचेंगे, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें जो सार्थक शब्द बनेंगे वह टोटल कितने बनेंगे? 4 ही बन पाएंगे। कौन कौन से बनेंगे अगर देखा जाए तो एक बनेगा सार्थक शब्द रीसेट, RESET। ओके, अब बना करके देखिएगा, 4 के अलावा नहीं बनेगा। और नेक्स्ट बनेगा ईस्टर, ESTER जो ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट बनेगा स्टीर, STEER। ओके, 3 हो गए। एक और बनेगा ट्रीज, TREES। इसके अलावा कोई अन्य शब्द 5 शब्दों को मिलाकर के सार्थक शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा कि राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम ये निकालेंगे कि उत्तर पश्चिम, पहले तो राम चलता है कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम। मान लेते हुए यहाँ खड़ा था, यहाँ पर था, तो उत्तर और पश्चिम कौन सी होगी? ये दिशा होगी इसकी। तो ये 4 किलोमीटर पैदल चला, उसके बाद वो दक्षिण और पश्चिम चलता है, तो दक्षिण कौन सा होगा? ये होगा, और पश्चिम भी ये होगा। दक्षिण पश्चिम चलता है, दक्षिण पश्चिम चलेगा तो हमारा ये आएगा कि 3 किलोमीटर चला, हमें ये बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण का होता है। लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, फिर इसका वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर जो निकलेगा हमारा, तो 9 का वर्ग, 3 त्रिक 9 प्लस 16, इसका रूट निकलेगा, तो हमारा कितना आएगा? 25 आ जाएगा, रूट 25, तो इसका मान आएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है कि हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स जिसे सम्मानित किया गया है वह है उड़ीसा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा कि हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? जो खिताब जीता है वह है मध्य प्रदेश। ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि इन करंट अफेयर्स को इसलिए थोड़ा जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा 2023 वाला रहेगा, ना कि 22 वाला। ओके, तो आप परेशान ना हो, जैसे कि जहाँ जितना ज़रूरत होगी हम उतना दे देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर है 31 मई को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है कितनी है? तो अगर हम बात करें जो कि है इसकी, वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की है 436 रुपये, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो है वह है 20 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का बताना है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं 125 में कि जैसे हाल ही में तेलंगाना राज्य ने के बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स यह गलत है क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, ये कहाँ है? केरला में है। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने यह परियोजना शुरू की है, तो यह हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं बताना है इसमें। ओके, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक औपचारिक समूह है, तो यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तो सही नहीं है, ये तो दोनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि न तो 1 न तो 2 सही है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 होगा कि कांतार ब्रांड जेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो 2022 के अनुसार जो सबसे मूल्यवान ब्रांड था वह था ऑप्शन नंबर है TCS। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा कि हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है?
बन गया है। तो फ्रेंड्स ये जो बना था ये था ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित था ये था भारतीय नौसेना से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है कि हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है, यह किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो यह देखा जाए तो यह बिहार में है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही नहीं है, यह भी बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से सही नहीं है। अक्सर टेसर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों गलत है पहले बात तो ये बता दें। तो गलत इसलिए है कि जो ग्रे लिस्ट है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो संबंध है ना ये FATF से संबंधित है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित है। ओके, तो ये तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है हमारा कि मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में शामिल थे। ओके, अब पाकिस्तान को हटा दिया गया, अब 22 हो गया है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है, यानी जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है। ओके, 132 और इसमें बताना क्या है कि कौन से कथन सही बताने हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ओके, ये तो सही है यहाँ तक। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 6वां संस्करण है। तो फ्रेंड्स यह गलत है। क्यों? क्योंकि 6वां संस्करण नहीं था। ओके, ये बल्कि ये 7वां संस्करण था 2022 वाला। और इसकी जो शुरुआत है ना वो 14 से की गई थी। तो ये तो हमारा 6वां संस्करण नहीं था, इस वजह से यह गलत है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक ये सही है, बल्कि ये वाला गलत है 6वां संस्करण का। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है। किस वर्ष की? ये थी 2022 की। ओके, और इसकी शुरुआत जो है 2015 से किया गया था, ना कि 14 से। तो वैसे भी अगर देखा जाए कि 2015 से शुरू किया था और 2022 में हो रहा है, तो 6वां नहीं होगा बल्कि ये 7वां संस्करण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो सही था, लेकिन ए गलत था। तो हमारा जो सही है इसमें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में से कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये जो था वह था, अब किस स्थान पर था अगर हम बात करें तो यह था ऑप्शन नंबर डी, तीसरे स्थान पर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में से कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य था? वह था हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है हाल ही में कौन सा देश 19वां सांग्रीला डायलॉग यानी एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन था? तो वह था ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 हमारा कि हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था दावोस में। ओके, और ये दावोस कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है कि हाल ही में न्यू डेवलप बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स यह जो घोषणा की गई थी गुजरात में खोलने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना था। ओके, देखते हैं।
ये हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये तो सही है। सेकंड हमारा, इस संग्रहालय का नाम धरोहर है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। यानी कौन सा सही नहीं है अगर बात करें तो सही नहीं, अर्थात ये तो दोनों सही हो गए। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमने बता दिया कि ये जीएसटी संग्रहालय जो कोटा राजस्थान में है ये गलत है, क्योंकि ये कोटा राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ, ये गोवा में है। ओके, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो जाएगा तो हमारा जो गलत नहीं है वह है, जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। हालांकि इसका नाम धरोहर है, बाकी सारे का सारा सेम है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा कि हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स जिसको नियुक्त किया गया था वह थे एन जे ओझा जी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 हमारा कि कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो फ्रेंड्स यह जो बना था वह था ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड है। यानी कि थाईलैंड जो था ये भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया जाएगा। और भी फ्रेंड्स इसके अलावा भी हमने और भी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और तो फ्रेंड्स हमारे साथ में बने रहिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी हम लोग उसको पिन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स वही है कि आप लोग चैनल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संभव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा सकें। और इससे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर हमारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छा आ रहा, उसको अच्छा लग रहा है और उनके काम किए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग हमारी हेल्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स वही है कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।